गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी की कक्षा में मैं योगिता शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस लॉकडाउन के समय में सुरुचिपूर्ण कार्य करके और अध्ययन करके अपने समय का सदुपयोग कर रहे होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं कुंवर नारायण जी की कविता बात सीधी थी पर। पिछले वीडियो में हमने उनकी पहली कविता पढ़ी थी, कविता के बहाने। यह उनकी दूसरी कविता है, बात सीधी थी पर। आइए जानते हैं कविता के बारे में। कवि की जो दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, यह कोई दूसरा नहीं संग्रह में संकलित है। कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरते हुए भाषा की सहजता की बात की गई है। कहने का अर्थ यह है कि कवि जब कोई रचना करता है, कोई कविता लिखता है, तो उसमें मूल विषय के साथ साथ भाषा की सहजता पर ध्यान रखना चाहिए। भाषा जितनी सहज होगी, सरल होगी, जितनी बोधगम्य होगी, उतनी ही कविता को पढ़ने वाले व्यक्ति को समझ में आएगी और उतना ही वह उसका आनंद ले सकेगा। हर बात के लिए कुछ खास शब्द नियत होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हर पेज के लिए एक निश्चित खांचा होता है। अब तक जिन शब्दों को हम एक दूसरे के पर्याय के रूप में जानते रहे हैं, यह उन सब के भी अपने विशेष अर्थ होते हैं। यानी कि हिंदी में हम देखते हैं बच्चों कि एक ही शब्द के अनेक पर्यायवाची होते हैं, लेकिन उन पर्यायवाची का प्रयोग भी हमें बहुत सोच समझ के करना होता है। ऐसा नहीं है किसी भी सेंटेंस में, किसी भी पंक्ति में आपने कहीं पर भी दूसरा पर्यायवाची डाल दिया तो कई बार ऐसा होता है कि वो वहाँ पर उसका अर्थ भले ही वही है, लेकिन वो वहाँ पर सटीक अर्थ नहीं देगा। जो अर्थ की प्राप्ति होनी चाहिए, अगर शब्द उसके अनुरूप नहीं है तो कविता अपना अर्थ नहीं देगी। कविता क्या, कोई भी बात जो होगी, अगर उसके लिए हमने सही शब्द का प्रयोग नहीं किया तो वह अपना अर्थ नहीं देगी, वह अपने अर्थ को खो देगी। और अगर किसी रचना ने अपना अर्थ ही खो दिया तो फिर वो रचना सार्थक कैसे हो सकती है। तो भाषा की सहजता पर ध्यान देना अति आवश्यक है। अच्छी बात या अच्छी कविता का बनना सही बात का सही शब्द से जुड़ना होता है, और जब ऐसा होता है तो किसी दबाव या अतिरिक्त मेहनत की ज़रूरत नहीं होती, वह सहूलियत के साथ हो जाता है। यानी कि अच्छी भाषा या अच्छी बात को जब हम किसी अच्छे उसके साथ जोड़ते हैं, अच्छे शब्दों के साथ जोड़ते हैं, तो बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के कविता स्वतः ही बनने लगती है और सहूलियत से वह समझ भी आती है। तो आइए देखते हैं कविता बात सीधी थी पर। इसका पहला काव्यांश देखते हैं हम। अगर इसके प्रसंग और की बात की जाए तो इस कविता में कवि ने भाषा की सहजता की बात की है और बताया है कि बहुत अधिक भाषा को क्लिष्ट ना बनाया जाए, ज़्यादा चमत्कारपूर्ण शब्दों का, ज़्यादा कहना चाहिए आडंबरपूर्ण शब्दों का उसमें प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इनसे एक तो कविता का अर्थ समझ नहीं आता और कविता अपना प्रभाव भी खो देती है। पहला काव्यांश देखिए। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। कवि कहते हैं कि वह अपने मन के भावों को सहज रूप से अभिव्यक्त करना चाहते थे और बात सीधी भी थी, पर भाषा के चक्कर में, यानी कि उन्होंने सोचा कि मैं अपनी इस थोड़ी भाषा को और प्रभावी बना देता हूँ, और उस भाषा को प्रभावी बनाने के चक्कर में उनकी जो सहज सरल बात थी वह भी जरा टेढ़ी फंस गई, यानी कि उसकी सहजता जो है वह नष्ट हो गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा। कवि कहते हैं कि मैंने मूल बात को कहने के लिए, उस मूल कथ्य को कहने के लिए भाषा को खूब उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि या तो बात बने या फिर भाषा से बाहर आए, कि जो मैं कहना चाहता हूँ या तो मैं कह पाऊँ या फिर मैं उससे बाहर आ जाऊँ। कई बार ऐसा होता है ना कि हम अपनी बात को कहने के लिए उस बात को घुमाते रहते हैं, तो सामने वाला कहते हैं भैया इतनी बात को घुमा क्यों रहे हो, सीधे सरल शब्दों में ही कह दो क्या कहना चाहते हो। वही सीधी सी बात कविता के साथ भी होती है, लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा हो गई। लेकिन हुआ क्या कि कवि के ऐसे शब्दों के प्रयोग करने से
भाषा के चक्कर में बात को घुमाने से वह भाषा के साथ साथ और भी क्या हो गई, पेचीदा हो गई, कठिन हो गई, क्लिष्ट हो गई। उसे थोड़ा सा कहना चाहिए समझने में मुश्किल आने लगी, परेशानी आने लगी। दूसरा पैराग्राफ देखिए। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना, सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। कवि कहते हैं कि जब उनकी बात बहुत ही पेचीदा हो गई, मुश्किल हो गई, तो उन्होंने सारी समस्या को, ये जो स्थिति हुई इसको ध्यान से नहीं समझा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। वो ये नहीं समझ पाए कि ये भाषा में सही शब्दों का प्रयोग नहीं होने के कारण ऐसा हो रहा है। बजाय हल ढूंढने के वे और अधिक उसके शब्द जाल में फंस गए। बात का पेच खुलने के स्थान पर और क्या हो गया, और टेढ़ा हो गया। मैं पेच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। यानी कि हर चीज़ के लिए, जैसे हर कहते हैं ना, एक कील का हर एक किसी का एक जो खांचा होता है उसी में ही वो सही बैठेगी। अगर हम उसमें उसको नहीं कस, उसकी भी धीरे धीरे से उसको कसा जाता है, तब वो अपने स्थान पर सही हो जाती है। तो बात का जो पेच था वो खुलने के स्थान पर टेढ़ा हो गया और कभी उसे अनुचित रूप से कसता चला गया। इससे भाषा और भी क्या हो गई, कठिन हो गई। हालांकि शब्दों का जो नए शब्दों का जो प्रयोग कर रहा था, अपनी बात को चमत्कारिक ढंग से कह रहा था, शब्दों को घुमा रहा था, फिरा रहा था, उस पर कई श्रोताओं का उसको तालियां भी मिल रही थी, उसकी वाहवाही भी हो रही थी। तो कहीं ना कहीं उसको ऐसा लग रहा था कि शायद मैं बहुत सही भी कर रहा हूँ, क्योंकि नए जब मैं प्रयोग करूँगा, भाषा में नए शब्दों का प्रयोग करूँगा, तभी तो लोग मुझसे प्रभावित होंगे और मेरी शाबाशी करेंगे, मुझे बहुत ही वाहवाही देंगे। अगला काव्यांश देखिए। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। कवि कहते हैं कि आखिरकार जो मैं अपनी बात को, अपनी भाषा को इतना घुमा रहा था, उसका वही परिणाम हुआ जिसका कि कवि को अंदेशा था, जिसका कि उनको डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई, यानी कि बहुत अधिक दबाव डालने से, बहुत ज़बरदस्ती करने से बात की चूड़ी मर गई। जैसे कील जो होती है ना, उसकी चूड़ी मर जाती है तो फ्री हो जाती है, फिर वो अपने स्थान पर घूमने लगेगी, वो कसी नहीं जाएगी। उसी प्रकार कवि की भाषा जो थी, कवि की जो बात जो थी, उसकी चूड़ी मर गई, यानी कि वो प्रभावहीन हो गई। उसने अपना अर्थ खो दिया और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह पर ठोक दिया। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि बनावटीपन के कारण, अत्यधिक भाषा के साथ बहुत अधिक ज़बरदस्ती करने के कारण उस बात ने अपना जो है प्रभाव खो दिया, अपना अर्थ खो दिया, और उसका जो अर्थ निकलना चाहिए था वह समाप्त हो गया। अंत में कवि जब अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका तो उसने अपनी बात को वहीं पर छोड़ दिया। जैसे पेंच की चूड़ी समाप्त होने पर उसे कील की तरह ठोक दिया जाता है। ऐसी स्थिति में कवि की अभिव्यक्ति बाहरी तौर पर कविता जैसी लगती थी, यानी कि जो अभिव्यक्ति उन्होंने की थी वो कविता जैसी लग रही थी, लेकिन उसमें ना तो कोई भावों की गहराई थी और ना ही उनकी उस कविता के शब्दों में शब्दों की कोई ताकत थी। यानी कि जो कवि अपनी कविता के माध्यम से जो संदेश देना चाह रहा था, जो बात कहना चाह रहा था, वह उसमें ना बात थी ना प्रभाव था, वह उसकी कविता प्रभावहीन हो गई। और जब वह अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर सका तो देखिए अगला उसमें देखिए, बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। यानी कि जब कवि अपनी बात को स्पष्ट नहीं कर पाया, ना उसमें ताकत थी ना उसमें कसाव था, तो जो बात जो कि एक शरारती बच्चे की तरह कवि के साथ खेल रही थी, उसने कवि को पसीना पहुँचते हुए देखकर पूछा कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? यानी कि क्या तुम भाषा को कभी भी सहूलियत से यानी कि जिस सरल सहज भाव से उसे बरता जाना चाहिए था उससे नहीं बरत पाए? स्वाभाविक जो भाषा का रूप होता है उसके साथ तुमने मेरा प्रयोग क्यों नहीं किया? ये बात कौन पूछ रहा है, कौन बोल रहा है?
बात, जो कि शरारती बच्चे की तरह कवि के साथ खेल रही थी। तो बच्चों, इस कविता में कथ्य और भाषा दोनों के सामंजस्य की बात कही गई है कि जब तक हम किसी भी बात को सहजता के साथ, सरलता के साथ और कहना चाहिए सही शब्दों के प्रयोग के साथ नहीं करेंगे, तब तक वह भाषा अपना अर्थ नहीं देगी और कोई भी रचना जिसका कि विषय वस्तु और उसकी भाषा, कहने का जो माध्यम होता है, किसी बात को कहने का माध्यम भाषा होती है, और भाषा का प्रयोग व्यक्ति को बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। विशेषकर कवियों को, साहित्यकारों को, लेखकों को अपनी भाषा का प्रयोग सोच समझ के करना चाहिए। अपनी विद्वता का, या कहना चाहिए अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने के लिए कुछ लोग भाषा में ऐसे ऐसे शब्दों को डाल देते हैं जो कि पढ़ने वाले को समझ में नहीं आता। तो जब तक किसी भी रचना की सार्थकता कब होती है, जबकि उसको पढ़ने वाला व्यक्ति उसे समझ सके। तो भाषा का सही शब्दों का प्रयोग सही जगह पर किया जाना चाहिए, ये कविता हमको ये बताती है। जहाँ तक कविता में शिल्प सौंदर्य की बात है, तो कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर बात का मानवीकरण किया गया है। बात को एक शरारती बच्चे की तरह दिखाया गया है। तो जब किसी भी कहना चाहिए चीज़ का मानवीकरण किया जाता है तो वह मानवीकरण अलंकार होता है। तो यहाँ मानवीकरण अलंकार भी है, उपमा अलंकार भी इस कविता में हमको देखने को मिल रहा है। जहाँ पर कील की तरह या शरारती बच्चे की तरह वो खेल रही है बात, तो वहाँ पर उपमा अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। इसमें कुछ मुहावरे भी आ रहे हैं, जैसे कील की तरह ठोकना, है ना, पसीना पोंछना। तो इसमें भाषा में हमें जो है अलंकारों का, मुहावरों का प्रयोग भी देखने को मिलता है और पूरी कविता खड़ी बोली में सरल सहज भाषा में लिखी गई है। तो इस प्रकार ये इसका होगा शिल्प सौंदर्य, जिसमें कि आप भाषा, अलंकार और व्याकरण की दृष्टि से जो भी चीज़, जैसे कि हमने कहा मुहावरे हैं, ये हैं, इनका प्रयोग आप बताएंगे। अब हम देखते हैं इसके अभ्यास प्रश्न कविता के साथ। इसमें कुल 7 प्रश्न हैं, तो 6 प्रश्नों के उत्तर आप देंगे और इस कविता को पढ़ने के आप उत्तर देने में सक्षम हो सकेंगे। जैसे अगर हम पहला ही अगर प्रश्न हम देखें कि इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या हैं। तो सब घर एक कर देने के माने हैं सबका बन जाना, अपने पराये का भेद समाप्त कर देना, किसी भी ऐसी कहना चाहिए जिसमें कि अभेद हो जाए, अपने पराये का भेद नो, कोई सीमा नहीं रही जिसकी, जो कविता के लिए आया है कि ये सब घर एक कर देती है। दूसरा प्रश्न देखिए, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। तो अब उड़ती हालांकि चिड़िया है, खिलता फूल है, लेकिन कविता से क्या संबंध बनता है कि कविता भी अपनी कल्पना से उड़ान भरती है। अच्छी कविता तो देश की भी सीमाओं को पार कर जाती है। खिलने से संबंध है कि अच्छी कविता बहुत ही कोमल भावों को लिए होती है और उस कविता को पढ़, जैसे फूल खिलता है आनंद देता है, वैसे अच्छी कविता आनंद भी देती है। तीसरा प्रश्न है कि कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। कवि अंत में कहता है कि बच्चा ही जाने, यानी कि बच्चा और कविता कैसे समानांतर हो सकते हैं, क्योंकि दोनों में ही असीम कल्पनाएं होती हैं। जिस प्रकार बच्चा अपने पराये का भेद नहीं करता, उसी प्रकार कविता भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। रंग, वर्ण, जाति, धर्म, अमीर गरीब का वो भेदभाव नहीं करती, वह समान भाव से सभी को अपना काव्यानंद प्रदान करती है। तो इसीलिए दोनों को समानांतर रखा गया है। तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। 6 प्रश्न हैं, 6 प्रश्न आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे और उम्मीद है कि आप इस कविता को समझ गए होंगे। धन्यवाद।